नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस से रिलेटेड। आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन। तो इसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका सॉइल फॉर्मेशन, मतलब मृदा का जो निर्माण है, आपका जो सॉइल फॉर्मेशन है वो आपका क्या होता है। तो सॉइल फॉर्मेशन और पेडोजेनेसिस, तो कहीं ना कहीं हम जो आपका सॉइल फॉर्मेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडोजेनेसिस भी बोलते हैं। तो सॉइल फॉर्मेशन और पेडोजेनेसिस इज द स्लो कंटिन्यूअस प्रोसेस बाय विच सॉइल डेवलप्स फ्रॉम पेरेंट मटेरियल. It is a complex interaction of physical, chemical, and biological processes that can take thousands of years. तो आपका जो मृदा निर्माण है, आपका जो मृदा का निर्माण है जिसे हम लोग पेडोजेनेसिस भी कहते हैं, एक बहुत ही धीमी और निरंतर चलने वाली आपकी क्या है, प्रक्रिया है। मृदा का निर्माण जिसे हम लोग पेडोजेनेसिस कहते हैं, एक बहुत ही धीमी निरंतर चलने वाली आपकी प्रक्रिया है। इसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं की जटिल अंतःक्रिया होती है, जिसमें मिट्टी अपने मूल पदार्थ, जो मिट्टी का मूल पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट मटेरियल बोलते हैं। तो मूल पदार्थ से विकसित होती है। इस प्रक्रिया में हजारों साल लग जाते हैं। सॉइल फॉर्मेशन में हमारे हजारों साल लगते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें की स्टेजेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, तो मृदा निर्माण के आपके कुछ स्टेजेस होती हैं, कुछ की स्टेजेस हैं आपके सॉइल फॉर्मेशन की, उसको लेकर हम बात करेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ फ्यू की स्टेजेस ऑफ एन हैपनिंग कंकरेंटली। तो कहीं ना कहीं मृदा निर्माण की प्रक्रिया को कुछ प्रमुख चरणों में विभाजित किया जा सकता है, जो अक्सर एक साथ आपका क्या होता है, जटिल होते हैं। तो सबसे पहली जो आपका सॉइल फॉर्मेशन की जो स्टेज है वो आपका क्या है, वेदरिंग ऑफ पेरेंट मटेरियल। तो जो आपका मूल पदार्थ होता है उसका वेदरिंग होता है, उसका अपक्षय होता है। इसके बाद अगर हम सॉइल फॉर्मेशन में नेक्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें, एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थों का संचय, और जो लास्ट वन है आपका फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होराइजन्स, तो आपका मृदा क्षितिज का जो निर्माण होता है। तो ये आपके डिफरेंट की स्टेजेस होती हैं सॉइल फॉर्मेशन की। तो सबसे पहला जो आपका की स्टेजेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें आपका क्या है, वेदरिंग ऑफ पेरेंट मटेरियल। तो वेदरिंग ऑफ पेरेंट मटेरियल का मतलब आपका क्या है, दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल स्टेप। पेरेंट मटेरियल इज द बेस फ्रॉम विच द सॉइल फॉर्म्स, such as bedrock, glacial, till और volcanic ash. फिजिकल वेदरिंग, अब फिजिकल वेदरिंग में आपका क्या होता है, लाइक फ्रीज, थॉ साइकिल्स और एब्रेजन, ब्रेक्स डाउन लार्ज रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेज। अब केमिकल वेदरिंग में आपका आता है लाइक ऑक्सीडेशन एंड डिसोल्यूशन, अल्टर्स द मिनरल्स कंपोजिशन। बायोलॉजिकल वेदरिंग लाइक्स रूट ग्रोथ आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू दिस ब्रेकडाउन। तो वेदरिंग ऑफ जो आपका पेरेंट मटेरियल होता है उसमें आपके डिफरेंट फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेसेस आपके आते हैं। तो अगर हम बात करें वेदरिंग ऑफ पेरेंट मटेरियल की मूल सामग्री का जो अपक्षय होता है, इसमें आपका होता है, यह पहला और सबसे बुनियादी आपका चरण है। तो जो आपका फर्स्ट स्टेज है वेदरिंग ऑफ पेरेंट मटेरियल, ये सॉइल फॉर्मेशन का सबसे पहला स्टेज है, बुनियादी चरण है। मूल सामग्री वह आधार है जिससे आपका मिट्टी बनती है, जिससे आपकी सॉइल का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आधारशिला, हिम, नदी, टिल या ज्वालामुखी राख। भौतिक अपक्षय में जैसे आपका आता है हिमीकरण, विगलन चक्र या आपका घर्षण, जिसको हम लोग एब्रेजन बोलते हैं, बड़ी चट्टानों को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। रासायनिक अपक्षय में जैसे आपका आता है ऑक्सीकरण या विलयन, ऑक्सीडेशन आता है, आपका डिसोल्यूशन आता है। ये आपका किस में आता है, आपका केमिकल वेदरिंग में आता है। इसके बाद आपका ये जो आपका केमिकल आपका जो वेदरिंग है, ये आपका क्या करता है, खनिज संरचना को बदलने का काम करता है। नेक्स्ट आपका क्या है, जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय जिसको हम लोग बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलते हैं, जैसे आपका जड़ का विकास, जड़ का विकास आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंतर्गत आता है, भी इस अपघटन में आपका योगदान देते हैं। तो
जो भी आपका पेरेंट मटेरियल है उसका अपक्षय होता है, उसकी वेदरिंग होती है और इसमें आपके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो प्रोसेस हैं ये आपकी इन्वॉल्व होती हैं आपका सॉइल फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेदरिंग में, सॉइल फॉर्मेशन में, तो आपका आता है एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का आपका मतलब क्या होता है? मतलब कार्बनिक पदार्थों का संचयन कहीं ना कहीं, ये भी आपका सॉइल फॉर्मेशन में अहम भूमिका अदा करता है। तो एज वेदरिंग क्रिएट्स अ लूज लेयर ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड माइक्रोब्स बिगिन टू कॉलोनाइज it. Dead plant and animal matter decompose, adding organic matter to the mineral particles. This organic matter is eventually transformed into humus, a dark, nutrient-rich substance that is vital for soil fertility and structure. तो एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या है? आपका कार्बनिक पदार्थों का संचय होता है। तो संचय ये कैसा होता है? जैसे जैसे अपक्षय के कारण चट्टानों के टुकड़ों की एक ढीली परत आपकी क्या होती है? बनती जाती है। एक जैसे जैसे आपका वेदरिंग होता है, वेदरिंग के थ्रू आपकी जो चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं उनकी एक ढीली परत बनती जाती है। पौधों और सूक्ष्म जीवों जैसे जीव उस पर बसना शुरू कर देते हैं, उस पर रहना शुरू करते हैं या खुद को कॉलोनाइज करते हैं, अपनी कॉलोनियाँ वहाँ पर डेवलप करते हैं। मृत पौधों और जंतुओं का मल सड़ता है। तो जो मृत पौधे होते हैं, जो जंतु होते हैं, उनका मल सड़ता है, जिससे खनिज कणों में कार्बनिक पदार्थ आपके जुड़ जाते हैं। यह कार्बनिक पदार्थ अंततः ह्यूमस में परिवर्तित हो जाता है, जो एक गहरा पोषक तत्वों से भरपूर आपका पदार्थ है। तो ये गहरा आपका पोषक तत्वों से भरपूर पदार्थ है और मिट्टी की उर्वरता और संरचना के लिए ये तत्व कहीं ना कहीं आवश्यक होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो आपका सॉइल फॉर्मेशन का है, तो उसके अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका क्या है? आपका है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होराइजन। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होराइजन में आपका क्या आता है? इसमें आपका है ओवर टाइम डिस्टिंक्ट लेयर्स और होराइजन्स डेवलप विद इन द सॉइल प्रोफाइल। दिस इज ड्यू टू द मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल्स विद इन द सॉइल। तो कहीं ना कहीं जो आपके सॉइल होराइजन्स का जो डेवलपमेंट होता है, जो डेवलप होते हैं, वो समय के साथ मृदा प्रोफाइल के भीतर विशिष्ट परतें या आपके जो होराइजन्स हैं वो आपके क्या होते हैं? विकसित होते हैं। यह मृदा के भीतर पदार्थों की गति और परिवर्तन के कारण होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होराइजन, तो जो सबसे पहला आपका होराइजन आता है वो आपका क्या है? ए होराइजन है। तो ए होराइजन जो आपका है ये सबसे आपकी टॉप सॉइल होती है, सबसे आपकी शीर्ष मृदा होती है। तो दिस इज द अपर मोस्ट मिनरल लेयर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इट्स ऑफन द डार्केस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल लेयर। तो जो आपका ए होराइजन होता है, जो आपकी टॉप सॉइल है, जिसको हम लोग शीर्ष मृदा कहते हैं, या जो है या सबसे ऊपरी आपकी खनिज परत है, जो कार्बनिक पदार्थों और जैविक गतिविधियों से आपकी कहीं ना कहीं क्या होती है? भरपूर होती है, ऑर्गेनिक मैटर से और आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज से ये जो आपकी लेयर है भरपूर होती है। यह अक्सर सबसे गहरी और सबसे उपजाऊ परत आपकी होती है। सबसे डार्केस्ट और मोस्ट फर्टाइल आपका जो लेयर है, जो होराइजन है, ये आपका होता है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट होराइजन की, सेकंड आपका है ई होराइजन। तो ई होराइजन आपका क्या होता है? इसको हम लोग एल्यूविएशन होराइजन भी बोलते हैं, लेयर भी बोलते हैं, तो निच्छालन परत भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो फाउंड इन सम सॉइल्स दिस इज अ लीच्ड आउट लेयर वेयर वाटर हैज़ कैरीड अवे मिनरल्स एंड क्ले, लिविंग इट लाइटर इन कलर। तो कहीं ना कहीं जो आपका ई होराइजन है, ई क्षितिज है, वो आपके, इसको हम लोग निच्छालन परत बोलते हैं। निच्छालन परत ये आपका क्या होती है? कुछ मिट्टियों में पाई जाने वाली यह परत निक्षालित होती है, जहां पानी, खनिजों और मिट्टी को बहाकर ले जाता है, जिससे इसका रंग हल्का हो जाता है। तो आपका जो एल्यूविएशन लेयर है, तो इसमें आपके डिफरेंट जो आपके न्यूट्रिएंट या खनिज होते हैं उनको बहाकर ले जाते हैं। इससे आपका ये लेयर जो है कहीं ना कहीं इसका जो कलर होता है वो आपका क्या होता है?
हल्का हो जाता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट आपका होराइज़न की बात करें, आपका बी होराइज़न आता है, इसको हम लोग सब सॉइल भी बोलते हैं, अधोमृदा भी बोलते हैं। तो इस लेयर में आपका क्या होता है, दिस लेयर accumulates the clay, iron and other materials that have been leached down from the layers above. It's often denser and has less organic matter than the top soil. तो जो आपका बी होराइज़न है, बी होराइज़न में आपका क्या होता है, इस परत में ऊपरी परतों से जो निक्षालित आपका मिट्टी है, लोहा है और अन्य पदार्थ इस लेयर में आके जमा होते हैं। यह अक्सर ऊपरी मिट्टी की तुलना में कहीं ना कहीं आपकी सघन होती है, आपकी डेंस लेयर होती है। कौन? आपका बी होराइज़न। और इसमें कार्बनिक पदार्थ आपका कम होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है आपका बी होराइज़न में काफ़ी कम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका सी होराइज़न की, जिसको हम लोग पेरेंट मटेरियल भी बोलते हैं। सी होराइज़न को हम लोग पेरेंट मटेरियल भी बोलते हैं, मूल सामग्री भी इसको हम लोग बोलते हैं। दिस इज़ द underlying layer of weathered rock fragments from which the soil is forming. It has minimal organic matter. तो आपका जो सी आपका होराइजन है, यह आपका क्या है, यह अपक्षयित चट्टान के टुकड़ों की अंतर्निहित आपकी परत है, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें अगर हम ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो जो आपका इसमें न्यूनतम आपका कार्बनिक पदार्थ होते हैं, आपके मिनिमल आपके इसमें ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपका आर होराइज़न की, जिसको हम लोग बेड रॉक होराइज़न भी बोलते हैं। तो जो आपका आर होराइज़न है, द अनवेदर्ड सॉलिड रॉक बीनीथ द सी होराइज़न। तो कहीं ना कहीं जो आपका सी क्षितिज है या सी होराइज़न है, उसके जो नीचे आपका एक अपक्षयित जो आपका एक ठोस चट्टान पाई जाती है, उसको हम लोग आर होराइज़न बोलते हैं। मतलब ये आपका अनवेदर्ड सॉलिड रॉक बीनीथ द सी होराइज़न। तो ये कहीं ना कहीं अनवेदर्ड जो आपकी लेयर है, इसको हम लोग आर होराइज़न बोलते हैं। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉइल फॉर्मेशन, तो कुछ आपके फैक्टर्स हैं जो आपकी सॉइल फॉर्मेशन को प्रभावित करने का काम करते हैं। तो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले आपके कुछ कारक हैं। तो सॉइल फॉर्मेशन is not a uniform process. The characteristics of a soil are determined by 5 major interacting factors. तो अगर हम बात करें, कुछ आपके फैक्टर्स हैं आपका जो सॉइल फॉर्मेशन को प्रभावित करने का काम करते हैं। तो मृदा निर्माण एक समान प्रक्रिया नहीं होती है। जो आपका सॉइल फॉर्मेशन होती है वो एक यूनिफॉर्म प्रोसेस नहीं है। मृदा की विशेषताएं 5 प्रमुख परस्पर क्रियाशील कारकों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो जो सबसे पहला आपका जो कारक है वो आपका क्या है, पेरेंट मटेरियल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट मटेरियल बोलते हैं। तो पेरेंट मटेरियल का मतलब क्या है, द ओरिजिनल रॉक और सेडिमेंट इन्फ्लुएंसेस द सॉइल्स मिनरल कंपोजिशन। टेक्सचर का मतलब आपका सैंड, सिल्ट और क्ले, मतलब प्रोपोर्शन ऑफ द सैंड, सिल्ट एंड क्ले इज नोन एज टेक्सचर। एंड ओवरऑल केमिकल प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जाम्पल सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम लाइमस्टोन विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रेनाइट। तो अगर हम मूल पदार्थ की बात करें तो ये आपका सॉइल फॉर्मेशन में अहम भूमिका अदा करता है। ये आपका फैक्टर है जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। तो मूल चट्टान या तलछट, मृदा की खनिज संरचना, बनावट में आपका सैंड, सिल्ट और क्ले, और समग्र रासायनिक गुणों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जो आपका चूना पत्थर से जो आपकी मिट्टी होती है, से बनी जो आपकी मिट्टी होती है, ग्रेनाइट से बनी मिट्टी से बहुत आपकी भिन्न होती है, बहुत ही आपकी अलग होती है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आपका फैक्टर है वो आपका क्या है, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट भी आपका सॉइल फॉर्मेशन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। तो क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो दिस इज़ द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर। टेम्परेचर एंड रेनफॉल डायरेक्टली अफेक्ट द रेट ऑफ वेदरिंग एंड द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। हॉट वेट क्लाइमेट्स लीड टू रैपिड केमिकल वेदरिंग एंड डीप सॉइल्स, while cold dry climates results in slower process। तो आपका जो क्लाइमेट है वो आपका कहीं ना कहीं सॉइल फॉर्मेशन को बहुत ही ज़्यादा
प्रभावित करता है। तो ये कैसे प्रभावित करता है जलवायु, यह सबसे प्रमुख कारक है। अगर हम बात करें जो क्लाइमेट है आपका, ये सबसे प्रमुख कारक है आपका सॉइल फॉर्मेशन के लिए। तापमान और जो आपकी वर्षा होती है, जो आपका रेनफॉल होता है, वो अपक्षय की जो दर होती है, जो आपका वेदरिंग की जो दर होती है, और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को सीधे प्रभावित करने का काम करता है। गर्म आर्द्र जलवायु में रासायनिक वेदरिंग होती है, रासायनिक अपक्षय आपका क्या होता है, बहुत ही तेजी से होता है और मिट्टी गहरी होती है, जबकि ठंडी शुष्क जलवायु में यह प्रक्रिया आपकी क्या होती है, कहीं ना कहीं बहुत ही धीमी होती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो आपका होता है ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, जो आपके जीव होते हैं, वो भी आपकी सॉइल फॉर्मेशन में अहम भूमिका अदा करते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स प्ले अ क्रूशियल रोल। दे ऐड ऑर्गेनिक मैटर, क्रिएट पोर्स फॉर एयर एंड वाटर एंड मिक्स द सॉइल। द टाइप ऑफ वेजिटेशन, आपका टाइप ऑफ वेजिटेशन में एग्जाम्पल फॉरेस्ट वर्सेज आपका ग्रासलैंड, सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स द अमाउंट ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। तो जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो आपके जीव होते हैं, वो भी आपकी सॉइल फॉर्मेशन में अहम भूमिका अदा करते हैं। तो अब बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, तो पौधे, जानवर और जो सूक्ष्म जीव हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कार्बनिक पदार्थ तोड़ते हैं, हवा और पानी के लिए छिद्र बनाते हैं और मिट्टी को उसमें मिलाने का काम करते हैं। वनस्पति का प्रकार जैसे जंगल बनाम जो आपके ग्रासलैंड्स हैं, जो आपके घास के मैदान हैं, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा और प्रकार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने का काम करते हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स भी आपका सॉइल फॉर्मेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद आपका आता है टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी की अगर हम बात करें, स्थलाकृति की अगर हम बात करें, रिलीफ की अगर हम बात करें, तो ये भी एक फैक्टर है जो सॉइल फॉर्मेशन में अहम भूमिका प्ले करता है। तो द शेप ऑफ द लैंड अफेक्ट्स ड्रेनेज एंड इरोजन। सॉइल्स ऑन स्टीप स्लोप्स आर ऑफन थिन एंड पुअरली डेवलप्ड बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट इरोजन, while those in valleys or flat areas tend to be deeper due to the accumulation of materials। तो स्थलाकृति है, ये आपका बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है आपका सॉइल फॉर्मेशन को। तो भूमि का आकार, जल निकासी, भूमि का आकार जो आपका होता है, जो आपका जल निकासी होती है, और जो आपका अपर्दन होता है, आपका इरोजन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं प्रभावित करता है आपका सॉइल फॉर्मेशन को। तो खड़ी ढलानों पर मिट्टी अक्सर लगातार कटाव के कारण पतली और खराब विकसित आपकी होती है। तो अगर आपका जो खड़ी ढलान मतलब स्टीप स्लोप है, तो स्टीप स्लोप भी अहम भूमिका प्ले करता है आपका मिट्टी कटान में विकसित होती है, जबकि घाटियों या समतल क्षेत्रों में मिट्टी पदार्थों के संचय के कारण आपकी क्या होती है, गहरी होती है। उसका जो फर्टिलिटी स्टेटस होता है वो डिफरेंट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट फैक्टर की, आपका है टाइम। तो टाइम की अगर हम बात करें तो ये भी एक फैक्टर है जो आपका सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। तो आपका जो टाइम है, सॉइल फॉर्मेशन इज अ स्लो प्रोसेस। यंग सॉइल्स टेंड टू रिजेंबल देयर पेरेंट मटेरियल, while older, more mature soils have well-developed horizons and are more influenced by climate and biological activity। तो अगर हम समय की बात करें, वो कैसे आपका सॉइल फॉर्मेशन को प्रभावित करता है, तो मृदा निर्माण जो आपका है एक धीमी प्रक्रिया है, एक स्लो प्रोसेस है। जो आपकी यंग सॉइल्स होती हैं, यंग मृदाएं होती हैं, अपनी मृदा अपनी मूल सामग्री जैसी दिखती हैं, जबकि जो आपकी पुरानी, जो आपकी अधिक परिपक्व मृदाओं का जो आपका होराइजन होता है अच्छी तरह कहीं ना कहीं विकसित होता है। तो अच्छी तरह विकसित होता है और वे जलवायु और जैविक गतिविधियों से अधिक आपकी प्रभावित होती हैं, जो आपकी परिपक्व मृदाएं हैं वो। इसके बाद अगर हम इम्पॉर्टेंस की बात करें, इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल, तो आपका जो मिट्टी का जो महत्व है, जो आपका सॉइल का इम्पॉर्टेंस है, अगर हम उसकी बात करें तो सॉइल इज अ विटल बट ऑफन ओवरलुक्ड नेचुरल रिसोर्स इट इज़ इसेंशियल फॉर। तो मिट्टी एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला एक प्राकृतिक संसाधन है। यह निम्नलिखित के लिए आवश्यक है। मिट्टी आपकी क्यों आवश्यक है, तो ये निम्नलिखित चीज़ों के लिए आवश्यक है। इंपॉर्टेंस इसकी कैसे है,
तो अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंस है आपका है फूड प्रोडक्शन। तो सॉइल प्रोवाइड्स द न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड फिजिकल सपोर्ट फॉर नियरली ऑल टेरेस्ट्रियल प्लांट लाइफ, इंक्लूडिंग द क्रॉप्स वी रिलाई ऑन फॉर फूड। तो खाद्य उत्पादन में हमारी जो मृदा होती है, हमारी जो सॉइल होती है, वो बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट या विटल रोल प्ले करने का काम करती है। तो खाद्य उत्पादन में ये कैसे अहम भूमिका अदा करती है? तो मिट्टी लगभग सभी स्थलीय वनस्पतियों को पोषक तत्व, जल और भौतिक जो आपका सहायता होती है प्रदान करने का काम करती है, जिससे जो आपकी ये फसलें हैं, जिसमें आपकी जितनी भी आपकी फसलें हैं वो सारी की सारी फसलें भी शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं जितना भी आपका क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो आप सॉइल में ही करते हैं। जिस फसलें भी शामिल हैं जिन पर हम भोजन के लिए कहीं ना कहीं निर्भर होते हैं, और वो सारी की सारी जो फसलें हैं वो कहीं ना कहीं आपकी सॉइल पर या आपकी लैंड पर निर्भर होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस की, तो आपका जो इकोसिस्टम है, तो इकोसिस्टम तो इट सर्व्स एज अ हैबिटेट फॉर अ वास्ट एरे ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम माइक्रोब्स एंड फंजाई टू इंसेक्ट्स एंड मैमल्स, फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ मेनी फूड वेब्स। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो आपका है, तो यह सूक्ष्म जीवों और कवक से लेकर कीड़ों और स्तनधारियों तक जो आपके होते हैं, स्तनधारियों तक जीवों की एक जो विशाल श्रृंखला है के लिए आवास के रूप में कार्य करती है। कौन काम करता है ये आपका जो सॉइल है, जो आपकी मृदा है, ये इसमें आपका रोल प्ले करने का काम करती है। तो जो कई खाद्य जालों का भी आपका आधार है, कौन? आपकी जो मिट्टी है, आपकी जो सॉइल है, आपका जो मिट्टी है, वो अहम रोल प्ले करती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट आपके इम्पोर्टेंस की बात करें सॉइल की, तो आपका आता है वाटर रेगुलेशन। तो जल विनियमन जो आपका है, तो इसमें भी आपकी जो सॉइल है वो एक अहम रोल प्ले करती है। तो आपका जो है सॉइल acts as a natural filter, cleaning water as it moves through the ground and regulating water flow which helps prevent flooding। तो जल विनियमन की बात करें, मिट्टी एक प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करती है जो जमीन से होकर गुजरने वाले पानी को साफ करती है और जल प्रवाह को नियंत्रित करती है, जिससे बाढ़ को रोकने में आपको मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। तो इसके बाद अगर हम बात करें आपका कार्बन स्टोरेज की, तो कार्बन स्टोरेज में भी जो आपकी सॉइल होती है, जो आपकी मृदा होती है, वो एक अहम रोल प्ले करती है। तो सॉइल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल स्टोर्स ऑफ कार्बन, प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। तो कार्बन स्टोरेज में भी जो आपकी सॉइल होती है, जो आपकी मृदा होती है, वो बहुत अहम रोल प्ले करने का काम करती है। तो कार्बन भंडारण का भी एक केंद्र है आपकी जो सॉइल है, आपकी जो मृदा है। तो कार्बन भंडारण की अगर हम बात करें तो मिट्टी कार्बन के सबसे बड़े स्थलीय भंडारों में से एक मानी जाती है। तो मिट्टी अगर बात करें तो ये सबसे बड़े भंडारों में से सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, जो जलवायु परिवर्तन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करती है, महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करती है। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।